नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है जनवरी 2025 का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले जनवरी महीने के 2025 के हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और 2024 में प्रीवियस जितने भी मंथ थे उन सभी को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं गिरिराज पत्रिका में। अभी हम 2025 का जो है वो गिरिराज पत्रिका का 4th पार्ट डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली फर्स्ट एवर पैराग्लाइडिंग स्कूल इन एशिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। तो अभी हाल फिलहाल में जो है वो एशिया का सबसे पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल, इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो बोलते हैं कि उद्घाटन इसका कहां पर किया गया है। पहली बात बताऊं कि ये गिरिराज पत्रिका में तो क्वेश्चन नहीं बना था, परंतु जो डेली न्यूज़पेपर बेसिस पर करंट अफेयर बनते हैं वो भी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो ये डेली न्यूज़पेपर से जो है वो क्वेश्चन बनता है। अब हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल, इसका उद्घाटन किया गया है बीड़ बिलिंग में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बीड़ बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है और यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, अभी एशिया के सबसे पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया है। बीड़ बिलिंग जो है ना, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है एक, जहां पर पैराग्लाइडिंग की जाती है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के अलग अलग इवेंट्स भी होते रहते हैं। पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी यहाँ पर हुआ था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बीड़ बिलिंग को कि सबसे पहले इसको कब आइडेंटिफाई किया गया, कौन से ईयर की ये बात रही होगी कि इस स्थान को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ से पैराग्लाइडिंग हो सकती है। और एक हैंग ग्लाइडिंग भी होती है कि हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग की दोनों इवेंट्स यहाँ से हो सकते हैं। तो पहली बार एक दिल्ली की लड़की थी जिसका नाम मिस दीपक महाजन कर था, उनके द्वारा जो था वो इसको आइडेंटिफाई किया गया था कि ये स्थान जो है वो हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए जो है वो उचित स्थान है। और ये बात रही थी 1978 की। 1978 में उनके द्वारा जो है उस साइट को आइडेंटिफाइड जो था वो किया गया था। चलो सही बात है, आइडेंटिफाई किया गया था। अब यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा एशिया का सबसे पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल जो है इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। अब फर्स्ट एवर जो पैराग्लाइडिंग स्कूल है एशिया का, वो बीड़ बिलिंग में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 9 करोड़ की लागत से जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है स्कूल की, जो यहाँ पर बनाई गई है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन सी स्कीम के तहत जो है वो इसका निर्माण किया गया है। तो एक स्वदेश दर्शन करके स्कीम है, स्वदेश दर्शन करके स्कीम है। यहाँ पर जो है वो इसका निर्माण इस स्कीम के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया गया है। तो ये सारा स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए था और साथ में ही आपको ये बातें सारी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इस साइट को पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग के लिए कौन से ईयर में और किसके द्वारा जो था वो आइडेंटिफाई किया गया था। इतना यहाँ से याद रख लिया काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नीता ठाकुर हु वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन खो खो टीम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी देखो, इंडिया के द्वारा जो था वो वुमेन कैटेगरी में और मेन कैटेगरी दोनों में ही जो है खो खो के द्वारा खो खो का जो वर्ल्ड कप होता है वो जीता गया। तो एक अब वुमेन्स की बात की जा रही है, तो वुमेन कैटेगरी में जो है वो हिमाचल की एक लड़की भी थी जिनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था और उनका नाम था नीता ठाकुर। नीता ठाकुर के द्वारा जो था यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। और ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ये संबंध रखते हैं। चलो सही बात है कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंध रखती हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से तो संबंध रखते हैं, परंतु इनके बारे में कुछ और जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट देखो, नीता ठाकुर के जो पिता है ना वो जो है वो किसान है। और यहाँ से ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये हिमाचल की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट जो था वो इस वर्ल्ड कप में जो था वो किया गया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके द्वारा क्या पहले हिमाचल का प्रतिनिधित्व भी किया गया है। क्या हिमाचल की जो खो खो टीम रहती है वहां पर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो बिल्कुल 2014 में सबसे पहली बार इन्होंने जो था उसका प्रतिनिधित्व किया था और 2016 में उसके बाद किया था। और अभी तो वर्ल्ड कप जीता गया है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। खो खो वर्ल्ड कप के बारे में वैसे तो मैंने उत्तीर्ण सीरीज में आपको बताया है, परंतु यहाँ पर भी थोड़ा सा जानते हैं। 2025 में जो है वो खो खो वर्ल्ड कप जो है वो होता है। और ये जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में हुआ, इसमें जो है वो इंडिया की जो मेन और वुमेन कैटेगरी में दोनों टीमें थी, उन दोनों के द्वारा ही जो था ये इवेंट जो था वो जीत लिया गया। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि ये इवेंट्स हुए कहाँ पर, तो ये इवेंट्स हुए थे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुए थे। और इंडिया ने यहाँ पर हराया किसको था, इंडिया ने यहाँ पर नेपाल की टीम को जो था वो हराया था। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर पूछता है। वो पूछता है कि इंडिया जीता है तो इंडिया ने हराया किसको है, तो इंडिया ने नेपाल की टीम को जो है वो यहाँ पर हराया। अब आप ये भी पूछ लेंगे साथ में, यहाँ से आपके मन में जरूर आया होगा कि मेंस की जो कैटेगरी थी क्या उसमें हराया है या फिर वुमेन्स की जो कैटेगरी थी उसमें हराया गया है। देखो, इन दोनों ही कैटेगरी में नेपाल को ही जो है वो इंडिया ने हराया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नेपाल की टीम को ही जो है वो इंडिया ने हराया है।
यहाँ से ना मैंने पिछली बार हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था सुषमा वर्मा के बारे में। सुषमा वर्मा जो है वो क्रिकेट गेम से जो है वो संबंधित हैं और हिमाचल प्रदेश की टीम के लिए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और इंडिया की टीम के लिए जो है ये खेलती हैं, परंतु कौन से जिले से ये संबंध रखती हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। है तो ठीक है कि शिमला जिले से संबंध रखते हैं, परंतु एग्जैक्टली ये शिमला में जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं, उस बात को लेकर जो था वो थोड़ा सा जो था वो आपको डाउट हो गया था, तो उस डाउट को भी क्लियर करते हैं। तो सुषमा वर्मा शिमला के जो है वो सुन्नी तहसील से जो है वो संबंध रखती हैं, ये एक यहाँ पर पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट तो सही था वहाँ पर कि शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट की सुन्नी तहसील है जहाँ से ये संबंध रखती हैं, तो इस तहसील को भी नोट करना साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट अनमैन्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम विल बी एस्टेब्लिश्ड, इनकी पहली मानव रहित पेयजल आपूर्ति योजना स्थापित की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी। तो पहली अनमैन्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो इनॉग्रेट की जाएगी कहाँ पर, शिलाई में। शिलाई ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब शिलाई में जो है ये फर्स्ट अनमैन्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो इनॉग्रेट की जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि इस तरह की स्कीम का कोई महत्व है, देखो इस तरह की ये पहली स्कीम है तो इसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है, परंतु इतना ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो भी नहीं है। आपने ध्यान रखना है शिलाई डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो आता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एक क्षेत्र है। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में अगर हम पेयजल परियोजना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो नदियों की बात करना भी ज़रूरी है। यमुना नदी मुख्य रूप से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो है ये नदी है और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये जो है वो उत्तराखंड से एंटर करती है। उत्तराखंड से जब हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तो खोदर मांझी नामक स्थान पर एंटर करती है। हिमाचल को छोड़कर ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान पर जो है वो हरियाणा में जो है वो प्रवेश करती है। तो इस तरह से जो है वो यमुना नदी एक यहाँ की नदी है और यहाँ पर एक अनमैन्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम यानी कि मानव रहित पेयजल परियोजना जो है वो बनाई जाएगी और ये शिलाई में बनाई जाएगी। अपनी इस तरह की पहली परियोजना ये हिमाचल की रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर ना एक रेणुका लेक भी आती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। रेणुका लेक जो आती है ना वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। जो प्राकृतिक झीलों में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका लेक है और रेणुका जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। रेणुका जी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो जो है वो कितने मेगावाट का है, तो वो 40 मेगावाट की जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है वो आती है। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है कि रेणुका जी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो कौन से जिले में है और कितने मेगावाट के। सिरमौर जिले में है और 40 मेगावाट की ये परियोजना है। ऐसी और भी परियोजना है जैसे कि साबड़ा कुड्डू परियोजना हो गया। साबड़ा कुड्डू परियोजना 111 मेगावाट की परियोजना है। सैंज परियोजना हो गया 100 मेगावाट की परियोजना है। सोंगटोंग कड़चम परियोजना हो गया 450 मेगावाट की परियोजना है। और थाना प्लॉम परियोजना हो गया वो 191 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। किसाऊ बांध परियोजना है एक, वो 660 मेगावाट की आती है। ये जो किसाऊ बांध परियोजना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये दो ऐसे स्टेट हैं जिनके बीच में ये बन रही है। एक हिमाचल प्रदेश तो अपना है ही है, साथ में उत्तराखंड भी है। इन दोनों के बीच में जो है ये बन रही है किसाऊ बांध परियोजना। और एक नदी है यहाँ पर टॉन्स नदी के ऊपर जो है ये परियोजना बन रही है। तो किसाऊ ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है 660 मेगावाट का, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में इस टॉन्स नदी के ऊपर जो है वो बन रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉक्सर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु वॉन द टाइटल ऑफ द बेस्ट बॉक्सर इन द नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बेस्ट बॉक्सर का खिताब प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर का नाम बताइए। तो हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर हैं जिनके द्वारा बेस्ट बॉक्सर का खिताब जो है वो अपने नाम किया गया है और इनका नाम है अविनाश जम्बाल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अविनाश जम्बाल है ये जिनके द्वारा बेस्ट बॉक्सर का ये खिताब जो है वो अपने नाम किया गया है। अब अविनाश जम्बाल के बारे में क्या कोई और क्वेश्चन भी बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी से जो है ये अविनाश जम्बाल जो है वो संबंध रखते हैं। अभी चर्चा में आने का क्या रीज़न है, तो इनके द्वारा जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। अब अविनाश जम्बाल के द्वारा जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली में जो है वो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो था वो हुई थी। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो था वो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जो था वो वहाँ पर जीता गया। मुख्यमंत्री के द्वारा इनको जो था वो यहाँ पर बधाई दी गई इसके लिए। और अब अविनाश जम्बाल जो है इस चैंपियनशिप में जो है वो सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज भी जो था वो घोषित किए गए। तो ये सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किए गए, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा और ये मंडी जिले से संबंध रखते हैं, ये भी हो गया। अगर हम मुक्केबाजी की हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो एक और बॉक्सर हैं जिनका नाम आशीष कुमार चौधरी है। आशीष कुमार चौधरी बॉक्सर हैं हिमाचल प्रदेश के और इनके द्वारा जो था वो टोक्यो में जो 2020 में ओलंपिक्स हुए थे वहां पर भी जो था वो इनके द्वारा पार्टिसिपेट जो था वो किया गया था। तो आशीष कुमार चौधरी कहाँ से संबंध रखते हैं वो भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। आशीष कुमार चौधरी की अगर हम बात करें तो
वो भी डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही संबंध रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक धनोटू विलेज आता है जहां से ये संबंध रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी के धनोटू विलेज से ये संबंध रखते हैं आशीष कुमार चौधरी। और ये जो हमने यहाँ पर अविनाश जम्बाल पढ़ा, ये अविनाश जम्बाल भी जो है वो यहाँ से संबंध रखते हैं। यहाँ पर ना मैंने आपको ओलंपिक्स गेम्स भी जो था वो बताई थी, तो ओलंपिक गेम्स मैंने आपको बताई थी, तो पैरालंपिक्स में यहाँ पर जोड़ रहा हूँ साथ में। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। पैरालंपिक्स में हिमाचल के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है निषाद कुमार। निषाद कुमार के द्वारा जो था वो पार्टिसिपेट किया गया था और इनके द्वारा सिल्वर मेडल जो था वो पैरालंपिक्स में जीता गया था। अभी जो पैरालंपिक्स 2024 में हुए थे इनकी बात मैं कर रहा हूँ, और पेरिस में ये पैरालंपिक्स हुए थे, इनके द्वारा यहाँ पर मेडल जीता गया था। ऊना से जो था वो निषाद कुमार संबंध रखते हैं, सिल्वर मेडल जीता गया था। साथ में ही कौन सी खेल से संबंधित है, तो हाई जंप से जो है वो निषाद कुमार जो है वो जुड़े हुए हैं, या फिर इस खेल को जो है ये खेलते हैं, ये खेल जो है वो इनसे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से आप जो है वो अच्छे खासे डिस्काउंट में अभी अवेल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। तो अगर तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हेन डिड पेखुबेला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉज डेडिकेटेड टू द पब्लिक। तो बोलते हैं ऊना जिले की ये जो पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना है, ये जनता को कब समर्पित की गई थी। अब पेखुबेला परियोजना के बारे में हम आए दिनों कभी ना कभी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। पेपर 1 जो पीछे हुए थे वहां पर भी पेखुबेला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, परंतु वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा हट कर था यहाँ से क्वेश्चन। वहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पेखुबेला परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि जो पेखुबेला परियोजना थी इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो या फिर जनता को समर्पित कब की गई थी। एक तरह से ये जब बनकर तैयार हो गई थी, तो ये परियोजना जो था वो बनकर तैयार हो गई थी और जनता को समर्पित कर दी गई थी। 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित कर दी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित कर दी गई थी, चलो ठीक है कर दी गई थी, परंतु कितने मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से 32 मेगावाट की जो है ये परियोजना है पेखुबेला परियोजना। और कितने मेगावाट की है, 32 मेगावाट की है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये परियोजना आती है। कॉन्टेक्स्ट क्या था, चर्चा में क्यों आया, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे पहली सौर ऊर्जा परियोजना का जो है वो उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो इसलिए जो था ये चर्चा में आया। ये जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सबसे पहली सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ये 750 किलोवाट की परियोजना है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया गया है। 8,500 वर्ग मीटर भूमि पर ये परियोजना फैली होगी और 4.74 करोड़ रुपया 4.74 करोड़ रुपए से जो है ये परियोजना जो है वो बनेगी। तो देखो, सोलर इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की जब भी बात होती है तो एक बात आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो ये सोलर प्रोजेक्ट बार बार आ रहे हैं ना चर्चा में, इनके पीछे का रीजन ये है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात कही गई है, और जो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की डेट है वो नहीं भूलनी चाहिए। वो मैंने बहुत बार रिवाइज करवा दी है। मार्च 31, 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बना देंगे। इसके लिए जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट जो है चलाए जा रहे हैं, जैसे कुछ एक स्कीम्स चलाई जा रही हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, सौर परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जा रही है, और सौर परियोजनाएं सरकार अपने लेवल पर भी बना रही है। इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर जो है डिस्काउंट भी सरकार दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है सरकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में आ जाएं और हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो टारगेट है 31 मार्च 2026 का वो पूरा हो सके ग्रीन एनर्जी स्टेट का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट बिल ब्राउट इन कंट्री अगेंस्ट फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्सन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है उसके खिलाफ देश में ही हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले कानून लाया था। तो वो कौन सी ईयर की बात रही थी। पूरे देश में देखो, अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश ने ऐसा कानून लाया जो धर्मांतरण कानून था, जहां पर उस टाइम हिमाचल प्रदेश में जो था वो वीरभद्र जी की सरकार होती थी 2006 में, तो उनके द्वारा ये कानून जो था वो लाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वीरभद्र जी की सरकार ने 2006 में जबरन जो धर्मांतरण करवाया जाता है उसके खिलाफ देश में जो था वो एक कानून या फिर एक बिल जो था वो लेकर वो आए थे। कानून भी नहीं, बिल उस टाइम वो लेकर जो था वो आए थे। और कहा जाता है कि 2009 में हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन बैग, कैरी बैग के ऊपर बैन लगा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने जो था वो
ई विधान सिस्टम को जो था वो अप्लाई किया था, या फिर ई विधान सिस्टम वाला पहला राज्य जो था वो हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश जो था वो पहला धुआं मुक्त राज्य जो था वो बना था, जहां पर हर घर में जो था वो गैस चूल्हा जो था वो उपलब्ध करवाया गया था। हिमाचल प्रदेश को जो था वो 8 साल पहले जो था वो ओपन डिफेक्शन फ्री जो था वो ओडीएफ जिसको बोलते हैं, ओपन डिफेक्शन फ्री जो था वो घोषित जो था वो कर दिया था। ओडीएफ स्टेट जो था वो उसको घोषित कर दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा जो फार्मा हब है वो कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ही है। और बेशक यहाँ पर आप बहुत बार चर्चा में देखते होंगे, न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे कि हिमाचल से गई हुई दवाइयों के सैंपल जो है वो बहुत बार जो है वो फेल हो जाते हैं। ये चीज़ें ज़रूर कंसर्निंग रहती हैं, क्योंकि यहाँ से रोजगार के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है। फिर तो न्यूज़पेपर पर एक आर्टिकल आया था जहां पर ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स जो था वो दिए गए थे। गिरिराज पत्रिका में ये भी नहीं था, परंतु न्यूज़पेपर पर आया था एक ऐसा आर्टिकल जहां पर ये बातें, पॉइंट्स दिए गए थे। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर ये जो धर्मांतरण वाला कानून है, ये फिर बिल है, ये कब हिमाचल प्रदेश सरकार लेकर आई थी, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो अच्छा है कि आपका भी 1 नंबर बन जाएगा, 2 नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं वन मित्र स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक वन मित्र योजना जो था वो लाई गई थी। अब वन मित्र योजना जो था वो लाई गई थी, तो ये वन मित्र योजना जो था वो कब हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो था वो लाई गई थी? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये वन मित्र योजना जो था वो लाई गई थी अक्टूबर के महीने में, और 2023 जो था वो ईयर था जब ये वन मित्र योजना जो था वो लेकर आए थे। वन मित्र स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग अक्टूबर 2023। और टारगेट क्या था इसका, कि क्यों इसको जो था वो वन मित्र योजना को, एक इस तरह की योजना जो था वो सरकार लेकर यहाँ पर आती है। यहाँ पर फॉरेस्ट का अच्छा रखरखाव हो सके कम्युनिटी की सहायता से, तो इसलिए जो है वो इस तरह की स्कीम लाई गई। और भी ऐसी स्कीमें हैं जो हिमाचल प्रदेश में लाई गई हैं, जैसे कि एक नई योजना मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो था वो लॉन्च की गई थी। तो ये मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो था वो कब लॉन्च की गई थी? ये क्वेश्चन जो है वो शायद पेपर 1 में पूछा गया था, और अगस्त 2023 में इस मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था। और इसका टारगेट क्या था योजना का? इसका टारगेट था कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन जो कवर है उसको जो है वो एक्सपेंड किया जाए। जब भी हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट की बात होती है तो फॉरेस्ट से संबंधित जो है वो कुछ सेट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल फॉरेस्टेड एरिया कितना है? फॉरेस्टेड एरिया है हिमाचल प्रदेश में 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 27.74% जो है वो बनता है। अगर हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट लैंड हिमाचल प्रदेश में कितनी आती है, जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेट की गई है फॉरेस्ट लैंड, तो वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, और ये पूरे एरिया का जो है वो अराउंड 68.16% जो है वो बनती है। एक क्वेश्चन जो एनटी या फिर एचएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने आते हैं, तो कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करते हैं? 3163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। और उसके बाद पूछा गया था मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितना एरिया कवर करते हैं? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो 7100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करते हैं। ओपन फॉरेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? तो ओपन फॉरेस्ट है 5180 स्क्वायर किलोमीटर। ये 3 कैटेगरियां आपने ध्यान रखनी है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, और ओपन फॉरेस्ट है, वो कितना कितना एरिया जो है वो हिमाचल में कवर करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, उस टाइम मैच करने को पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थी, एक वेरी डेंस फॉरेस्ट था, और एक था मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और एक था ओपन फॉरेस्ट, एक टोटल फॉरेस्ट था 15,000 फॉरेस्टेड जो लैंड है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन ऑप्शंस में दिए गए थे, मैच करना था वहां पर, और फिर आपका सही आंसर हो जाना था। अगर आप सही से टिक करते तो 2 नंबर जो है वो इजीली मिल जाते। तो अब इसको ध्यान रखना, अगर नहीं था ध्यान आपको। अब आगे हम चलेंगे, आगे हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस में आप देखिए, बोलते हैं कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? अगर हम कुल्लू के प्राचीन नाम की बात करते हैं तो कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्लूत है, कुल्लूत इसको बोलते थे। और कुल्लू का वर्णन हमें देखो महाभारत में देखने को मिलता है, रामायण में देखने को मिलता है। हिंदसांग आया था तो वो भी कुल्लू से होकर गुजरा था, उसने भी कुल्लू का मेंशन जो था वो किया था। और उसी तरह हमें जो है वो देखने को मिलता है कि कुल्लू रियासत की जो स्थापना की गई थी वो राजा विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। कुल्लू के जो सबसे शक्तिशाली राजा कंसीडर किए जाते हैं वो राजा जगत सिंह किए जाते हैं, और उनके द्वारा ही जो था वो कुल्लू में जो था वो दशहरा भी जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जयचंद कब कांगड़ा के राजा बने थे? वैसे तो हम कांगड़ा के अक्सर अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ते रहते हैं, परंतु जयचंद भी कांगड़ा के एक इंपॉर्टेंट राजा थे, और ये जो था वो 1570 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा के राजा जो था वो बने थे। हम संसार चंद के बारे में भी पढ़ते रहते हैं कि संसार चंद कांगड़ा का काफी शक्तिशाली राजा था, परंतु आज हमने जयचंद का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पढ़ा है। और ये एक नया क्वेश्चन है,
जीके के लिए भी इसको ध्यान रखना। आगे बोलते हैं क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में जो सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं वो किस देश में है। अगर क्यूएस एशिया रैंकिंग में अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो आते हैं वो भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आती हैं। अब देखो हिमाचल प्रदेश में है क्या, अगर आप देखते हैं पूरे इंडिया में तो छोड़ो, हिमाचल प्रदेश में ही सबसे पहले देख लो, तो हिमाचल प्रदेश में ही कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आती हैं। और वैसे ही अगर आप बाकी स्टेट्स का हाल देखेंगे तो वैसा ही है, परंतु अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो हिमाचल क्या इंडिया का रैंक ही जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत नीचे तक जो है क्वालिटी एजुकेशन में जो है वो आता है। पढ़ाई मतलब लिटरेसी रेट तो बढ़ जाएगा, परंतु एक जो क्वालिटी होगी ना वो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोल के जो है वो आएगी। क्वालिटी तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्वालिटी तब आएगी जब आप एजुकेशन के ऊपर जो है बिना किसी प्रॉफिट के जो है इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं वो तो एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं कि प्रॉफिट के लिए खोल दी जाती हैं, परंतु जब नॉन प्रॉफिटेबल इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे कि ज़्यादा पर्सनल बेनिफिट कम देखा जाएगा और लोगों का हित और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे कि IIT वगैरह है, तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन फिर भी अच्छे माने जाते हैं, परंतु फिर भी चलो उसके बारे में कभी बाद में चर्चा हो जाएगी। परंतु जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसी आती हैं। आगे बोलते हैं भारत में जो 56 नंबर का अधिसूचित टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। तो भारत में जो 56 नंबर का अधिसूचित टाइगर रिजर्व है वो जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर जिंगना टाइगर रिजर्व। ये जो है वो 56 नंबर का, यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से नंबर मेंशन किया गया है, ये 56 नंबर का अधिसूचित एक टाइगर रिजर्व जो है वो है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ये बात की जा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं वो विपिन कुमार जो है वो बने हैं। करंट अफेयर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो 1-2 महीने में पेपर होंगे उनमें ये ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। आगे बोलते हैं महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियंस जो ट्रॉफी है 2024 की वो किसने जीती है। तो महिलाओं की जो एशियाई हॉकी चैंपियंस की ट्रॉफी है 2024 की वो भारत के द्वारा ही जीती गई है। हमने एक तो खो खो वर्ल्ड कप अलग से पढ़ा था, परंतु यहाँ पर भी जो महिलाओं की हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की हॉकी में, यहाँ पर देखिए हॉकी में जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2024 की वो भी हमारे भारत के द्वारा ही जीती गई है। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है। तो PG जो इस तरह से होगा, ये PG नेशनल अवार्ड है ये एक, इससे जो सम्मानित किया गया है वो रोमिया थापर को किया गया है। हिस्टोरियन है जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, एक इतिहासकार हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, PG राष्ट्रीय पुरस्कार। आगे बोलते हैं CB रामाकृष्णन ने 1955 में MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो कहाँ पर की गई थी ये स्थापना? वडोदरा में जो था वो की गई थी। देखो ये CB रामाकृष्णन है ना, इनके द्वारा 1955 में MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। एक V रामाकृष्णन भी हम पढ़ते हैं जिनको नोबेल प्राइज भी जो है वो मिल चुका है। तो उनको केमिस्ट्री में जो था वो नोबेल प्राइज मिला था और केमिस्ट्री में उनको 2009 में जो था वो नोबेल प्राइज जो था वो मिला था। तो वो V रामाकृष्णन भी आपने ध्यान रखने हैं। और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला नोबेल प्राइज जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था लिटरेचर में 1913 में। V रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में दिया गया था, केमिस्ट्री में, और 2009 में जो था वो इनको ये अवार्ड जो था वो मिला था। आगे बोलते हैं मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं। वो डॉक्टर नवीन राम गुलाम को बनाया गया है। ये तो शायद हमने टेस्ट सीरीज में भी जो है वो क्वेश्चन पढ़ लिया है। आगे बोलते हैं इंटरपोल के जो महासचिव बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने उत्तीर्ण सीरीज में कवर कर लिया है। यहाँ पर इंटरपोल के जो नए महासचिव बनाए गए हैं वो वॉल्डेरी उर्किजा को जो है वो बनाया गया है। वॉल्डेरी उर्किजा को बनाया गया है। जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है, और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल की जो स्थापना की गई थी वो 1923 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। 1923 में जो था वो इंटरपोल की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड, कि हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट लेवल पर डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई। कब ये डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई थी? इससे पहले एडिशन में मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको ये बताया था, और ये क्वेश्चन स्टार लर्नर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप कमेंट कर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। जल्दी से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।